नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। कल 20 मई 2024 को 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अभी तक जो 4 चरणों के चुनाव की हालत है उसके हिसाब से बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि भाजपा को भारी नुकसान 4 चरणों में हो चुका है। जहां कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि लंबे चरणों में चुनाव के कारण भाजपा को बीच बीच में फीडबैक के हिसाब से संभलने का मौका मिलेगा, वहीं लग रहा है कि मामला इसके उल्टा पड़ गया है। जितनी लंबी चरणों में चुनाव हो रहा है, भाजपा के खिलाफ प्रचार करने का मौका विपक्ष को ज़्यादा मिल गया है। और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस गठबंधन हुआ था, जिसमें पूरे भारत में भाजपा के खिलाफ, एनडीए अलायंस के खिलाफ एक प्रभावशाली इंडिया अलायंस गठबंधन बना है, जिसके अगुआ हैं, जिसके नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। ऐसा लग रहा है कि भाजपा नेतृत्व भी बहुत सारे मामलों में डर गई है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी ऐसी रैली नहीं कर पाए हैं जिसमें उन्होंने विकास की बात की हो, जिसमें उन्होंने अपने किए हुए काम के नाम पर जनता से वोट करने की अपील की है। बहरहाल बिहार के मामले में और राजस्थान के मामले में आपने मेरे चैनल पर हाल में ही देखा होगा कि चुनाव विश्लेषण मैंने इंटरव्यू किया है, अपनी कमेंट्री की है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस गठबंधन उत्तर प्रदेश के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो रहा है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, जहां से 2014 में भी और 2019 में भी भाजपा के खाते में बहुत सीटें थीं, प्रचंड बहुमत थी, लगता है 2024 में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। सच्चाई क्या है और ज़मीन पे क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय पाल जी। विजय पाल जी उत्तर प्रदेश से हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं। इनका इंटरव्यू आपने मेरे चैनल पर पहले भी देखा होगा। इनके विश्लेषण को बहुत सारे दर्शकों ने सराहा मेरे चैनल पर आकर। आज हम इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को ये किस प्रकार से देखते हैं। विजय जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल है कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश में? प्रतापगढ़ लोकसभा मेरा क्षेत्र है। प्रतापगढ़ लोकसभा है। प्रतापगढ़ का नाम आते ही राजा भैया का नाम जहन में आ जाता है। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वे समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित नेता उस क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन बीच में उनकी वफादारी, राजनीतिक प्रतिबद्धता भाजपा की तरफ झुक गई थी, जिसका गहरा नुकसान उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को हुआ। आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। समाजवादी पार्टी की अपनी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की अपनी राजनीति रही है। बीच बीच में कभी राजा भैया के साथ रहा है, वो सरकार के साथ रहे हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। फिर उसके बाद रास्ते अलग हो गए। तो समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीति करने के लिए उनके पास अपना कैडर है, हमारे पास अपने कार्यकर्ता हैं, हमारे पास अपना संगठन है। तो हम किसी पे निर्भर नहीं थे, या किसी के चले जाने से, जो हमारी पार्टी का ही नहीं है, उनके चले जाने से दल के कमज़ोर होने की बात नहीं उठती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो है, तो राजा भैया का जो विधानसभा क्षेत्र है रघुराज प्रताप सिंह जी का, वो प्रतापगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में नहीं आता है, वो उससे बाहर आता है। लेकिन उनके समर्थन का प्रभाव तो पड़ता ही। प्रभाव, अब आखिरी बार उनका कैंडिडेट, उनकी पार्टी के कैंडिडेट ने भी चुनाव लड़ा, लगभग 60-70 हज़ार के आसपास वोट आए होंगे। तो प्रभाव, मतलब उनके समर्थक जो होंगे होता होगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन करने लायक प्रभाव नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी के अपने कैडरों का भी वोट और अपने कार्यकर्ताओं का वोट, समर्थकों का वोट भी भारी संख्या में है। बहरहाल आपको लोकसभा चुनाव के जो 4 चरण गुजर चुके हैं, क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव का प्रचार काम कर रहा है? प्रचार से पहले, अगर हम प्रचार के पहले जैसे जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद से सभी एनालिसिस कर रहे हैं
उसके पहले सभी कह रहे थे कि भाजपा 400 सीटें लाएगी और भाजपा अच्छा। खुद भी दावा कर रही थी कि 400 पार। हाँ तो उसके पहले भी जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं हम देखते हैं कि क्षेत्र में लोगों में जो नाराज़गी है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो लोग परेशान हैं, चाहे वो रोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। जैसे पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा तो इतिहास में देखेंगे तो पहले भी कहीं न कहीं रहा है हमेशा से। कभी भी हम आज के 50 साल पहले भी देखेंगे तो पढ़े लिखे लोगों का समस्या रहता है कि रोजगार की समस्या है। लेकिन अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार के दौर में ऐसा हुआ है कि जो अनियमित क्षेत्र है, जो पढ़ाई लिखाई या सरकारी नौकरी से इतर जो क्षेत्र है, अनस्किल्ड लेबरर्स या स्किल्ड लेबरर्स भी होते हैं, लेकिन अनियमित क्षेत्र होता है जो, वहाँ पे भी बेरोजगारी आ गई है, वहाँ पे भी मंदी आ गई है, काम धंधे बंद हो गए, नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद देश में तमाम ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिसके कारण काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। तो बहुत भारी बेरोजगारी है, जिसके कारण हमको तो पहले से ही दिख रहा था कि जनता में बहुत नाराज़गी है। तो जनता की उसी नाराज़गी को और जनता के जो मुद्दे हैं हमने उसको समझने का काम किया और पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 2014 में भी समाजवादी पार्टी तो उस वक्त सरकार में थी। जी जी जी। 2014 में समाजवादी पार्टी के सरकार में रहते हुए भाजपा को प्रचंड जीत मिली थी उत्तर प्रदेश में, और 2019 में भी बसपा और सपा जैसे दो बड़े जो संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, दोनों अलायंस में आए, फिर भी भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती। सपा के अखिलेश यादव तब भी विफल हो गए थे। राजनीति में कुछ चीज़ें कुछ समय पर होती हैं और कई बार वो चीज़ें नहीं होती हैं। अगर 14 वाला ही होना होता, 14 के जैसा ही लोगों का विचार होता है, 14 में जो लोग सोच रहे थे वही अभी होता, तो दोबारा हमें चुनाव ना कराने पड़ते। हम दोबारा चुनाव करा रहे हैं तो 5 साल का जो काम है उस पर रिपोर्ट एक जारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक टेस्ट है और उनके काम पे रेफरेंडम है एक तरह से कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है, या हम उनसे बेहतर मॉडल दे रहे हैं तो जनता हमारे साथ रहेगी। तो उसी लिए चुनाव हो रहा है। तो 14 में जो परिणाम रहे या जो 19 में परिणाम रहे, ज़रूरी नहीं कि अभी भी वो परिणाम रहे। तो इस बार उससे बेहतर परिणाम आएगा और भाजपा सरकार जाएगी। विजय जी, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे लगता है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की हार हुई थी, इस बार वो इस हार से बच जाएंगे और कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? कौन से, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पे तो पहले भी चुनाव सपा लड़ चुकी है और बसपा जैसी मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी है, और इस बार कांग्रेस जिसका खुद अपना बहुत ज़्यादा मजबूत जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, वहाँ उसके साथ गठबंधन करके सपा लड़ रही है। क्या आपको लगता है असरकारी होगा? पहली बात तो रही गठबंधन की बात, तो पिछला चुनाव ही जो हुआ वो सपा और भाजपा के बीच में हुआ। 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव जब हुआ तो चुनाव के खिलाफ, सपा भाजपा के खिलाफ नहीं, सपा और भाजपा का आमने सामने चुनाव हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो गठबंधन में जो है कि उत्तर प्रदेश में अभी की वास्तविकता यही है कि दो ही संभावनाएं थी, या तो सपा या तो भाजपा। तो भाजपा के खिलाफ कोई सीधी मुखालफत करनी है तो सपा के साथ ही कांग्रेस जैसे आई, तो कांग्रेस मतलब ये अच्छा मैसेज है, भले ही उनका वोट शेयर कम हो, लेकिन जनता जो है, जनता चाहती है कि भाजपा को हटाया जाए। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा आपने कहा पहले भी था, लेकिन दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती गई है। जैसे 45 सालों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा, हमने उसकी चर्चा की, सरकार ने बोला रिपोर्ट झूठी है। उसके अगले साल उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई, उसके अगले साल उससे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई। तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती गई है। तो बेरोजगारी अपने चरम पर है और मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बुरा दौर है रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। और शिक्षा का जैसे सवाल देखेंगे आप, तो हर साल एडमिशन की पॉलिसी चेंज हो जाती है। एडमिशन बच्चों को पता ही नहीं है कि नेट देना है कि किसी का पहले JRF है, मतलब इतने सारे प्रोसेस हो गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किसी में नेट होता ही नहीं है। अब कौन सा सब्जेक्ट वाला किस सेंटर में देगा, और जो जैसे 2 अलग अलग विषयों में भी किसी को PhD की परीक्षा देनी हो तो 2 अलग नेट देने पड़ेंगे, तो 2 नेट आप दे नहीं सकते हैं। तो हर तरह से मतलब छात्रों के लिए भी सब कुछ बर्बाद किया गया और रोज़गार दिन ब दिन गिरता गया, महंगाई बढ़ती गई, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो जो लोगों को उम्मीदें थी कि सरकार आएगी वो नहीं हुआ है। तो यही सब मुद्दे हैं और कांग्रेस के साथ आने का सवाल यही है कि जनता जो है वो चाहती थी कि भाजपा सरकार हटे। तो ये नीचे हमारा भी ग्राउंड पे एनालिसिस था और कांग्रेस का भी रहा होगा अपना कि इनको हटाना है। तो हम किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते थे जनता के बीच में, तो इसलिए हम साथ आए हैं और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।
समाजवादी पार्टी ने हाल में ही एक श्याम सिंह पाल जी को जी जी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दुखद यह है कि यह रातों रात तब्दीली उनके इस पद में तब आई जब अगले ही दिन सुबह में चौथे चरण का चुनाव था और शाम को 6 बजे करीब, मतलब दिन में यह पत्र समाजवादी पार्टी ने जारी किया और शाम को मीडिया में आया कि प्रदेश अध्यक्ष बदल गए हैं और श्याम पाल हो गए हैं, जो लोअर ओबीसी माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी तब्दीली की है। उनके ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर जो यादव का पार्टी होने का आरोप लगता था, कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए लोअर ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल जी को बनाया गया, लेकिन बनाया गया बिल्कुल चुनाव के मद्देनज़र। आपको लगता है कि इस प्रकार से किसी भी समाज को प्रदेश अध्यक्ष बना के समाजवादी पार्टी भी सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपना रही है? अगर उनको बनाना था तो पहले बनाते। क्या यह वोट के लालच में लिया गया निर्णय है या तुष्टीकरण है, या वास्तव में लगता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर कोई बदलाव आ रहा है? ये सवाल जो है श्यामलाल पाल जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो सवाल है, उसके पहले भी वो पार्टी में, संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उसके पहले राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और समाजवादी नेता हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को जितना समझता हूँ, वो बड़े समाजवादी नेताओं में से एक हैं, तो उनको बनाया जाना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। और रही बात तुष्टीकरण की या कुछ और की, तो प्रतिनिधित्व का जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो समाज प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए, उनकी अपनी लड़ाई चल रही है। चाहे वो पिछड़ा समाज की हो, जैसे कभी संपूर्ण ओबीसी समाज की थी, अभी ओबीसी समाज के अंदर भी सबसे पिछड़ा हुआ अति पिछड़ा समाज जो है, उसकी भी वो प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग अपनी, तो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। और अगर किसी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है और हम उसको सीधे ये कह के खारिज कर देंगे कि चुनाव के कारण किया गया, तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा। और रही बात समय की, तो पार्टी का अपना फैसला है। पार्टी जैसे कब कौन सा फैसला लेना है आगे पीछे होता रहता है। बाकी दिन में ही फैसला आया था, मतलब हम लोग को तो दिन में सूचना मिल गई थी कि श्यामलाल पाल जी नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। जुझारू व्यक्ति हैं। इसके पहले भी जुझारू व्यक्ति एक थे समाजवादी पार्टी में, बहुत ही बड़े नाम थे समाजवादी पार्टी से जब तक जुड़े थे। बाद में उनको समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया, आजकल कांग्रेस में है। लौटन राम निषाद जी की बात कर रहा हूँ मैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटा है और काफ़ी अच्छे अनुपात में यादव, गैर यादव जाति के नेताओं को भी, मतलब गैर यादव पटेल जाति के नेताओं को भी उन्होंने टिकट बांटा है, निषाद समाज से, पाल समाज से, अन्य लोगों से। आपको लगता है कि यह भाजपा का नकल कर रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मन में या जो घबराहट हुई है भाजपा के कारण हुई है, इसका श्रेय भाजपा को जाना चाहिए। नहीं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम अपने कैंडिडेट्स को टिकट दे रहे हैं, हम निर्धारित कर रहे हैं, हम समाज को पढ़ के टिकट देने की कोशिश करते हैं, हम किसी और पार्टी के बजाय, कोशिश यही होती है, राजनीति में सभी कोशिश यही होनी चाहिए कि समाज में, समाज की स्थिति क्या है, कौन किसको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, कौन कैंडिडेट जीतेगा, इसके आधार पर चुनाव होना चाहिए और इसके आधार पर कैंडिडेट का चुनाव होता है। तो जो समाज को बेहतर समझता है उसी की सरकार बनती है। तो एक समय जब हम लोग समझा करते थे तो हमारे समाजवादी प्रधानमंत्री तक बने देश में, एक के बाद एक बने, कई राज्यों में लगातार सरकारें रहीं, कहीं पे कुछ विफलताएं हुई तो उस समय हमारी सरकार नहीं रही और फिर से हमारी सरकार आज के समय में हमने फिर से अभी जो मौजूदा स्थिति है, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो या सामाजिक न्याय का ही जो मुद्दा है, जो समाज पीछे रह गए हैं, चाहे पिछड़ा का सवाल हो या दलित के अंदर भी बहुत सारी जातियों की बात थी हो, तो उनको स्पेस देने की कोशिश की गई है, तो उनको समझ के टिकट बांटा गया है। अब उसके लिए हमको भाजपा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अखिलेश यादव जी के आक्रामक प्रचार के बारे में कई बार लोग कहते हैं कि बहुत सारे सीटों पर ऐसे कैंडिडेट दिए गए हैं जिसमें भाजपा की ही जीत सुनिश्चित की गई है। जैसे बदायूं जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र में, जो एक ज़माने में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, उस सीट पर शिवपाल के खाते में लोग कह रहे थे कि उम्मीद जता रहे थे शिवपाल जी लड़ेंगे, लेकिन शिवपाल जी ने अपने बेटे को वह सीट दे दिया और उसके बाद से यह खबर चलाई जाने लगी कि भाजपा के दबाव में
आदित्य यादव को बदायूं जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र में जहां मुस्लिमों की आबादी बहुत अधिक है, मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में हमला है, समाजवादी पार्टी को किसी मुस्लिम उम्मीदवार को देना चाहिए था ताकि उसे सीधे वो जीत दर्ज हो सके, लेकिन अब मामला भाजपा के पाले में चला गया। आपको क्या लगता है कि ये टैक्टिकल अलायंस जैसा कुछ है? नहीं, अगर नौसिखियों को टिकट देना कहाँ तक लगता है कि 2024 में सपा गंभीरता से चुनाव लड़ रही है? मसला यही है ना कि अगर टैक्टिकल अलायंस ही करना होता तो उसके खिलाफ हम चुनाव क्यों लड़ रहे होते। जिससे लड़ रहे हैं, जिससे खतरा है, जिससे हमको खतरा है, जिससे समाज को खतरा है, सबको एक ही से खतरा है, तो उसी के साथ अलायंस कैसे हो सकता है? कोई लॉजिक नहीं इस चीज़ का। बाकी कहने के लिए मतलब ये मतलब हास्यास्पद बात है कि अगर मतलब भाजपा से ही टैक्टिकल अलायंस करना होगा तो भाजपा के खिलाफ ही चुनाव क्यों लड़ेंगे? जैसे जनरली ये होता है ना, अगर कहा जाता है कि 3-4 धड़े हैं तो कहीं किसी से अलायंस है क्योंकि एक विरोधी है। तो हमारा विरोधी स्पष्ट है, जब विरोधी ही भाजपा है तो भाजपा से टैक्टिकल अलायंस क्यों होगा? इस बात का कोई तुक नहीं है। बाकी पार्टी अपनी समझदारी, अपने एनालिसिस और अपना स्टडी के आधार पे कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट दिया जाए। और कुछ लोग को जैसे टिकट नहीं देने का भी कारण ये रहता है, जैसे शिवपाल जी अगर स्वयं चुनाव लड़ रहे होते तो हो सकता है उनका प्रभाव एक सीट तक ज़्यादा रहता, बाकी जगहों पर कम रहता। इस तरह से हमें उन्हें पूरे प्रदेश में हमको उनका योगदान मिलेगा। और विधानसभा में भी वो हैं तो विधानसभा की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसको बेहतर तरीके से देख सकेंगे। मतलब पार्टी का ऐसा ही कुछ एनालिसिस रहा होगा संभवतः। समाजवादी पार्टी कभी भी बड़ा चुनाव लड़ती है, उसमें कोई ना कोई एक बड़ा मुस्लिम चेहरा ज़रूर उभर के आता है। अतीक अहमद को जिस प्रकार से दिन दहाड़े गैर संवैधानिक रूप से हत्या कर दी गई, उसका जश्न मनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई, जिस पर आरोप लगाए, बल्कि बहुत सारे नेताओं ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारा गया। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको लगता है ऐसा कौन सा बड़ा मुस्लिम चेहरा है जिसके नाम पर मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख सकते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। जैसे हमारे राज्यसभा सांसद जावेद अली खान साहब हैं और आजम खान साहब अभी भी हमारी पार्टी के सदस्य हैं। आजम खान जी का तो नाम भी अखिलेश यादव जी लगता है डर से नहीं ले रहे हैं। नहीं, डर की बात ही नहीं होती। वो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, हमारी पार्टी के मेंबर हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। और अबू आजमी साहब हैं, मतलब हमारी पार्टी में तमाम कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर इमरान इदरीस जैसे हैं, वो भी हमारे पार्टी के बहुत मजबूत नेता हैं। और अभी तो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम युवा नेतृत्व में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि डॉक्टर इमरान साहब बहुत बड़ा नाम है और बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं। तो बहुत मतलब एक नाम पे सीमित होने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी में जब मुलायम जी, माननीय नेताजी जीवित थे, तो मुलायम जी का नाम अकेले नहीं आता था। आज़म खान जी का नाम साथ में सब जानते थे कि ये दो लोग ऐसे हैं कि जिस भी क्षेत्र में प्रचार के लिए चले जाएं, वहाँ लगभग वो जीत का सेहरा अपने उम्मीदवार के माथे पे बांध कर ही आते थे। अखिलेश यादव जी के साथ ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है, जबकि ऐसा भी लग रहा है लोगों को कि भाजपा के मुसलमान के मुद्दे पर हमले के बाद से अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम के साथ उनका नाम जोड़ा जाए और उन्हें हिंदुओं से अलग समझा जाए। ऐसा लगता है कि वो अभी डर गए हैं, भाजपा के पिच पे खेलते हैं वो। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब और जो रही बात आप कह रहे हैं ना कि नेताजी के साथ आजम खान साहब थे, जैसे कई बार ये होता है कि हम समय में जब पीछे जाके एनालिसिस करते हैं तो हमें चीज़ें दिखती हैं। जो वर्तमान में होता है उसमें हम कुछ ना कुछ इधर उधर छोड़ देते हैं। हमको लगता है पहले जैसा नहीं है, तो पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो नया भी है, हम पूरे भरोसे के साथ और पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं ये बहुत बेहतर है। जैसे अभी आपने हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश जी की बात की, तो उनके साथ हमारे डॉक्टर इमरान साहब प्रचार कर रहे हैं ना दिन रात। तो आप अभी हो सकता है इसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज के 5 साल पीछे जब देखेंगे तो आप कहेंगे अरे जब अखिलेश जी चलते थे डॉक्टर इमरान साहब के साथ, जब अखिलेश जी चलते थे जावेद साहब के साथ, तो ऐसा था। तो उम्मीद है ऐसा ही आगे आपको देखने को मिलेगा। और मुस्लिम ही नहीं, और भी जो वर्ग हैं उनके भी नेता हैं सब, जैसे मतलब बहुत सारे नेता काम कर रहे हैं। सेकेंड लाइन लीडरशिप भी है। 80 लोकसभा सीट में आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितने सीट जीत सकती है? मेरा अनुमान है कि मतलब हम तो चाहते हैं कि 80 की 80 जीते, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि
79 जीतेंगे, एक पे टक्कर है। अच्छा, तो हम भी वही फॉलो करते हैं, हमको भी यही उम्मीद है 79 जीतेंगे, कि एक पे 79 टक्कर। जीतेंगे और एक कौन पे सा टक्कर ऐसा है। लोकसभा सीट है जिसपे टक्कर है? क्योटो। जी, क्योटो। क्योटो में टक्कर मतलब थोड़ा सा अभी लोग कह रहे हैं कि है, बाकी हमारा कार्यकर्ता कह रहा है कि वो भी अगर उम्मीद रही तो वो भी सीट निकल जाएगी। अच्छा अच्छा। अब ऐसे आप कह रहे हैं कि 79, तो इसका मतलब आप लोगों ने जोड़ा भी होगा कुछ ऐसे सीट जो आप आसानी से बता सकते हैं, जो श्योर शॉट है। ऐसे 10 लोकसभा का सीट आप चैनल पे बता सकते हैं अरे जो जब आपको लगता है कि जीत जाएंगे? हम 10 अगर केवल 10 की बात करें ना तो उसमें समस्या है। इसका मतलब ये है कि हम बाकी 70 पे अपने को कमज़ोर आंक रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सभी सीटों पे हमारे प्रत्याशी जो हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं और हमारे कार्यकर्ता जो हैं सब मजबूती से काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। उत्तर प्रदेश की चुनाव पर अगर बात हो और बसपा पर बात न हो तो बात अधूरी लगेगी। जी बिल्कुल। बसपा को पूरी मीडिया ने दरकिनार कर दिया है। अखिलेश यादव जी भी बसपा पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, जबकि बहुत सारे सीटों पे अगर हम देखेंगे तो बसपा के कैंडिडेट भी जो उतारे गए हैं वह भी विनिंग लगते हैं। आपको क्या लगता है कि बसपा पर जो आरोप है कि भाजपा को मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही है, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मैं ऐसी कोई टिप्पणी करने से बचता हूँ कि भाजपा की मदद करने के लिए या कुछ भी, लेकिन हकीकत यही है, राजनीतिक हकीकत प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी यही है कि चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच आमने सामने हो रहा है। इसीलिए मीडिया में भी भाजपा की चर्चा उतनी नहीं है और जनता में भी, क्योंकि जनता का ही ये था कि भाजपा को जो हटाना चाहता है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, सपा। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सपा और कांग्रेस गठबंधन। तो वही आमने सामने का चुनाव है। बाकी किसी को भी किसी की बी टीम कहने से मैं बचना चाहता हूँ हमेशा। इंडिया अलायंस गठबंधन होने के बावजूद राहुल गांधी अपने पुश्तैनी लोकसभा सीट अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने चले गए। आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन को जितना मजबूत समझा जा रहा है ज़मीन पर उतना है नहीं? क्योंकि कम से कम कॉन्फिडेंटली वो अमेठी जा सकते थे लड़ने, अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाते होते, लेकिन एकदम जो सुरक्षित है रायबरेली वहाँ चले गए। इससे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना दावा कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की दो पारंपरिक सीटें रही हैं, समाजवादी पार्टी वहाँ पहले भी उम्मीदवार नहीं उतारती रही है, तो वो सीट छोड़ी जाती रही है। तो अभी भी अगर वो चाहे अमेठी लड़ते या रायबरेली लड़ते और गठबंधन में है तो हम तो गठबंधन का धर्म निभाते, उनके लिए खड़े थे। बाकी ये उनका स्ट्रेटजिक क्या मूव है, उनकी क्या स्टडी है और वो क्यों लड़ना चाहते हैं। हो सकता है सोनिया जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो उस सीट को पे जाना चाहते हों, ये भी कारण हो सकता है। बाकी उनकी पार्टी का फैसला है, बाकी आत्मविश्वास का या कॉन्फिडेंस का ऐसा कोई इसमें बात नहीं है। कन्नौज से डिम्पल यादव चुनाव लड़ी थी एक बार लोकसभा, जी, हार गई थी। इस बार अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, कहीं यही इतिहास तो नहीं दोहरा जाएगा? नहीं, इतिहास में जाएंगे तो कन्नौज से ही पहले चुनाव जीते भी हैं हम, तो इतिहास से चुनाव नहीं तय होगा ना। चुनाव तो अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी जो मेहनत है और अभी जो जनता की उम्मीदें हैं, जो हमारी समझदारी है, हम जो देख रहे हैं और जो हम ऑफ़र करेंगे, मतलब हम किस समस्या के लिए क्या समाधान दे रहे हैं और बेहतर भविष्य के लिए क्या करने की योजना ला रहे हैं, चुनाव उस पर होगा, इतिहास पे चुनाव नहीं होता है। राम जन्मभूमि पर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बात होगी और वह सीधा सीधा चुनाव को प्रभावित कर रहा है? राम जन्मभूमि हमने हमेशा से कहा कि कोई चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने उसको चुनावी मुद्दा बनाया। उसके कारण देश में तमाम तरह की सांप्रदायिक हरकतें हुई, उपद्रव हुआ। इस देश में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई इस पूरे मुद्दे के राजनीतिकरण के कारण। जबकि कोर्ट से फैसला होना था, कोर्ट में विवाद था, कोर्ट से तय होना था, तो कोर्ट ने तय कर दिया, तो अब तो मुद्दा ख़त्म हो गया है। तो अभी जनता तो अपने इमीडिएट इंटरेस्ट, जो उसका जीवन में जो होने वाला है, उसके आधार पर वोट डालने जाती है। और हम चाहते भी यही थे कि ऐसा ही हो, और ऐसा हो रहा है, ये खुशी की बात है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए अलायंस बनाया है। पीडीए अलायंस के अंतर्गत लोगों का कहना है, यह मीडिया में भी प्रचार है, कि काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है और उस फेरबदल के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोगों को जोड़ने का प्रयास अखिलेश यादव जी ने किया है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी ने यह चुनावी समय के लिए बदलाव किया है, लेकिन उनकी वास्तविक सांगठनिक बदलाव नहीं है?
बल्कि सामाजिक बदलाव तो बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव चाहते तो लोअर ओबीसी के लिए साफ साफ घोषणा कर सकते थे कि आप हमें मैंडेट दीजिए, हम आएंगे तो रोहिणी कमीशन पूरे देश में लागू होगा, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा का बंटवारा होगा, उन्हें उनका वाजिब हक दिया जाएगा। अखिलेश यादव जो लोकसभा का सीट दे रहे हैं लेकिन सामाजिक बदलाव पर नहीं बोल रहे हैं, यह चालाकी है। रही बात लोकसभा का सीट मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है ना कि लोकसभा में जिन समाज को जिन तबकों को सीट नहीं मिली उनको सीट मिल रही है, तो मैं तो इसको पॉजिटिव के रूप में देखता हूँ कि पहचान हो रही है कि हाँ भाई अति पिछड़ा भी एक वर्ग है जो मजबूत वर्ग है, जिस सरकार बनाने में, बिगाड़ने में, गिराने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। सपा ही नहीं सभी पार्टियों को करना पड़ेगा, क्योंकि समाज की वास्तविकता है और वो समाज जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। और अगर समाजवादी पार्टी अति पिछड़ा समाज को लोकसभा में सीट दे रही है तो हम ये शिकायत करें कि लोकसभा में सीट दे रही है लेकिन सामाजिक बदलाव नहीं कर रही है। तो लोकसभा में सीट मिल रही है, कल को सामाजिक बदलाव भी होगा और अगला चुनाव जब आएगा। घोषणा में तो लेकिन कहीं नहीं है। नहीं, अगर 22 के विधानसभा तो चुनाव में आप पार्टी के हैं इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनके न तो मैनिफेस्टो में है, न ये अति पिछड़ा वाली बात न उनके मैनिफेस्टो में है, न अखिलेश यादव किसी रैली में बोलते पाए गए हैं अभी तक कि वो कहीं भी यह बात कहते नहीं। अति पिछड़ा पे डायरेक्टली बात तो नहीं हुई है, लेकिन ये बात जरूर हुई है कि जब भी सरकार आएगी, जैसे 22 के चुनाव के समय हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जब भी सरकार आएगी तो जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण का बंटवारा होगा। लेकिन एकदम स्पष्ट, मैं आपके बात से सहमत हूँ, एकदम स्पष्ट ये कि रोहिणी कमीशन लागू हो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया स्टैंड किसी का। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि रोहिणी कमीशन की आलोचना में भी कोई बयान नहीं आता डर से। रोहिणी कमीशन चर्चा ना आज की अखिलेश यादव जी के जुबान पे रैली में रोहिणी कमीशन का नाम आना भी कहीं ना कहीं एक मुहर लग जाना होगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा जनता के बीच में, वो बात स्थापित हो जाएगी। रोहिणी कमीशन की बात रही तो रोहिणी कमीशन जिसने बनाया है, हाँ। जिसके सरकार में रहते हुए बनाया गया और 7 साल रिपोर्ट पेश नहीं हुई और पेश हुई तो दबा दी गई, रोहिणी कमीशन का नाम उनकी जुबान पे भी नहीं है। जैसे कोई भी एक नए मतलब एक ऐसा वर्ग जो बहुत पीछे है और जो बहुत वोकल नहीं दिखता है, उसकी बात को आगे लाके जो अपने क्वेश्चन बने हैं उस पर कोई नहीं करना चाहता है। मतलब पिछड़ों की बात कोई पार्टी खुल के नहीं कर रही मुखरता से। सही बात यही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो। रोहिणी कमीशन पे इस चुनाव में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, ये हकीकत है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अभी ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बन चुका है, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। कल को चाहे महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट पेश होगी, ओबीसी आरक्षण का बंटवारा होगा, उसमें कोई इफ बट नहीं होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बात हो रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो बसपा की ट्रेनिंग के हैं, वो बसपा में पहली बार नेता बने थे और उनकी पहचान बसपा की है। फिर भी लोग बसपा को भाजपा की बी टीम कहते हैं। सपा इस पर कहीं भी काउंटर नहीं करती है, बल्कि और आरोप करती है कि भाजपा की बी टीम के रूप में बसपा काम कर रही है। अगर सपा गठबंधन या इंडिया गठबंधन बहुत कामयाब नहीं होता है भाजपा को चुनौती देने में, इसका ठीकरा या तो बसपा पर फोड़ेंगे या ईवीएम पर फोड़ेंगे। क्या लगता है आपको? मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये गठबंधन कामयाब होगा। मतलब हमें पूरी उम्मीद है। और मैं जब लेकिन आप सीट नहीं बता रहे ईमानदारी से। ईमानदारी से सीट की क्या बात है? जो नाराज़गी है जनता में, मैंने अपने इतने बड़े जीवन में आज तक किसी भी सरकार के खिलाफ इतनी नाराज़गी नहीं देखी है। लेकिन हर चुनाव भाजपा जीत रही है, ये कैसी नाराज़गी है? कहाँ लोकसभा चुनाव तब से कहाँ हुआ है? मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी, जैसे सबको समझ आता है, चुनाव हुआ ना, 22 में चुनाव जीते हैं, एकदम सही बात है। लेकिन अभी पिछले 1.5 साल के अंतर्गत अब जो नाराज़गी मैंने देखी है, जो लोगों में गुस्सा देखा है मैंने अपने जीवन काल में, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। तो हम ये कैसे मान लें कि वो चुनाव जीतेंगे? तो पहली बात तो चुनावी ये रही। और दूसरी बात, जो आप बसपा को बी टीम या कहने की बात है, तो मैं किसी को किसी की बी टीम नहीं कहना चाहूँगा। वो भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है। हम चाहते थे गठबंधन में साथ आके लड़ें। 22 विधानसभा में भी हम चाहते थे और 19 लोकसभा में हमने साथ में चुनाव लड़ा। तो जनता की भी यही अपेक्षा थी कि अगर सारे लोग एक साथ लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा नहीं होगा। और सबको जब ये क्लियर है कि हटाना किसको है, तो हटाना किसको है, जब ये क्लैरिटी है तो बाकी सबको साथ आना पड़ेगा। तो उसी समझदारी के साथ हम सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया है।
तो इसी समझदारी के साथ बसपा से गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बसपा नहीं गठबंधन में आना चाहती है। तो ये बसपा की इच्छा है, बसपा का फैसला है और उनके फैसले का सम्मान है, लोकतंत्र है, उनको अधिकार है लड़ने का चुनाव, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करने को राजी थे विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर को समर्थन करने के बजाय उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर जैसे युवा नेताओं को अखिलेश जी को स्वागत करना चाहिए था, उन्हें मौका देना चाहिए था? चंद्रशेखर जी की अपनी पार्टी है, तो जब हमारी पार्टी उनकी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, जैसे 22 विधानसभा चुनाव में कुछ बातें तय हुई, कुछ सीट शेयरिंग को लेकर बातें तय हुई कि हम साथ में गठबंधन में जाएंगे, लेकिन बीच में उन्होंने बोला कि वो गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं और वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद फिर जब इस चुनाव की बात आई तो इस चुनाव में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा चंद्रशेखर जी की पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। तो जब गठबंधन नहीं है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, केवल इस आधार पर हम समर्थन करने चले जाएं तो ये लोकतंत्र का और हमारे पार्टी संगठन और ढांचे का मतलब अपमान जैसा ही है। तो जब गठबंधन ही नहीं है तो हमारे ऊपर कोई दायित्व नहीं है, तो हम अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, हमारा कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं सब। अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री मोदी जी पर जितना हमलावर हैं, योगी आदित्यनाथ पर कम दिखते हैं, बल्कि उनके साथ वो तंज का सहारा लेते हैं। सीधे सीधे राजनीतिक चुनौती देने से ऐसा लगता है कि बचते हैं। जितना आक्रामक रैली, जुलूस, चुनावी मार्च अभी कर रहे हैं, विधानसभा के मुद्दों पर ऐसा लगता है, जन मुद्दों पर, जनता के सवालों को लेकर अखिलेश यादव जी आदित्यनाथ के मामले में बचना चाहते हैं। आपको लगता है कि आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से अखिलेश जी घबराए हुए रहते हैं थोड़ा सा? बात यह है कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, तब आपको ऐसा लगता कि योगी आदित्यनाथ पे हमलावर हैं, क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री वो थे सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग सीधे चुनाव लड़ रहे थे। तो हम सीधे उनकी बात कर रहे थे कि इन्होंने क्या किया है या इनके काम में क्या खराबियाँ हैं। तो वहाँ पे ये चुनाव हो रहा था और अभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो हैं, योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ना केंद्र की सरकार वो चला रहे हैं। तो और लोकसभा का चुनाव है, तो केंद्र की सरकार में क्या कमियां हैं उसके लिए जिम्मेदार जो है उसके ऊपर हमला होगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है वो सीधे सीधे केंद्र की सरकार के लिए हो रहा है और केंद्र की सरकार की तमाम खामियां रही हैं जिसके कारण सूबे में त्राही त्राही मची हुई है। तो उसके खिलाफ कोई बोल रहा है मुखरता से, तो अच्छी बात है कि हम सीधे, हमारा निशाना क्या है, हमारा टारगेट क्या है और हम किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि अभी हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी सहित भाजपा को पूरे देश से हटा देना चाहते हैं, तो इसी के लिए सीधे उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक चुनावी रैली में कहा कि चुनाव खत्म होने दीजिए, गुंडों की गर्मी उतार देंगे। बहुत सारे सपा के समर्थकों ने इस बात को खुद पर ले लिया। आपको लगता है कि जो मुहावरा है सपाई गुंडे, तो खुद सपा के समर्थक भी मानते हैं? नहीं, अब मतलब गुंडों की गर्मी तो उतरनी चाहिए। अब गुंडे कौन है वो तो दिखाई है कि चाहे ब्रजभूषण सिंह जी हो या कोई भी हो, कौन किसको गुंडा कहता है ये बड़ा पॉलिटिकल मामला है। मतलब सब एक दूसरे को कह दे रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कौन गुंडा है। जनता के बीच में ये क्लियर है गुंडा कौन है। तो उसको मतलब शब्दों से, चाहे मीडिया किसी के लिए गढ़े, हम किसी के लिए बोल दें, आप किसी के लिए बोल दें, योगी जी कह रहे हैं गुंडों की गर्मी निकाल देंगे, जिनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे हुआ करते थे। तो और गुंडा एक्ट और भी कुछ, गुंडा एक्ट ही के अलावा भी उनके ऊपर कोई बहुत भारी भारी एक्ट लगे हुए थे, गैंगस्टर एक्ट। तो गैंगस्टर और गुंडा कौन है सब अपने हिसाब से निर्धारित कर रहे हैं और कानून के हिसाब से निर्धारित हो जाए गुंडा कौन है और गुंडों गर्मी निकलनी चाहिए। तो योगी जी के खिलाफ भी मुकदमे थे, वो निकलने चाहिए मुकदमे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि योगी जी ज़्यादा दिन के लिए मुख्यमंत्री नहीं हैं, चाहे भाजपा मतलब 2027 का चुनाव के पहले ही हो सकता है योगी जी चले जाएं, तो हो सकता है वो फाइलें निकल कर आएँ। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ देखा जा रहा था कि लोकसभा का टिकट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव चुप थे, राजपूतों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। उधर से ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, फोगाट सिस्टर्स पर, साक्षी मलिक पर जुल्म का, उत्पीड़न का आरोप था।
आरएलडी जब सपा के साथ गठबंधन में थी तब अखिलेश यादव तब भी नॉर्मल थे। जब आरएलडी बाहर चली गई सपा गठबंधन से भाजपा की तरफ चली गई तब भी चुप्पी थे। ये चुप्पी क्यों है अखिलेश यादव में? वो ना ऐसा लगता है जाट वोटों के डर से चुप थे। उधर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल देंगे तो राजपूत नाराज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो सपा को स्टैंड लेना पड़ेगा। क्यों बेटियों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ है कि जो बृजभूषण शरण सिंह जैसे जो बाहुबली नेता हैं उसके खिलाफ है? कहाँ टिकते हैं सब अखिलेश यादव जी? नहीं, एकदम स्पष्ट सी बात है ना। बृजभूषण सिंह का जो घटना है उसमें जांच होनी चाहिए और उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, हमारी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव जी कहीं भी जोरदार तरीके से उसके खिलाफ कैंपेन करते नहीं जैसे इस देश में कई सारे मुद्दे हैं ना, कई सारे, जैसे वो विधानसभा सत्र में भाग ले रहे हैं तो मुद्दा यूपी का नहीं है कि विधानसभा में वो सवाल उठेगा। लेकिन सामान्यतः जो व्यवहार में जो जब पूरे देश की बात होती है तो ये बात भी होती रही है। जैसे हमारी सांसद माननीय डिम्पल जी ने भी उस समय इस मुद्दे पे बात की कि जांच करके सज़ा होनी चाहिए। तो लेकिन असली बात यह है ना कि सारा सवाल विपक्ष से ही है कि क्या कर रहे हैं। भाजपा ने उनको न टिकट देके उनके लड़के को फिर से टिकट दे दिया। तो सवाल तो ये है ना कि ये हम तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि भाजपा हटा दो। भाजपा हट गई तो ना ऐसा कुछ करने वाले लोग रहेंगे, ना ऐसा कुछ करने का हौसला, मतलब कि जो सत्ता में होंगे, जो कहीं पावर में होंगे, किसी संस्थान में किसी पोस्ट पर होंगे, उनके अंदर ये करने का हौसला नहीं आएगा। और अगर उनके अंदर ये करने का हौसला आया तो उनकी जांच करा के सज़ा दे दी जाएगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाजपा हटा देनी है, बाकी सब अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर 4 जून के बाद भाजपा नहीं हटी तब आपका क्या अनुमान लगता है? विपक्ष पर बहुत तेज़ी से हमला होगा? इस बार घोषित इमरजेंसी होगा? 4 जून के बाद की बात कर रहे हैं, हमला बहुत पहले से हो रहा है। चाहे वो बहुत सारे हमारे विधायक हों जिनके पेट्रोल पंप तोड़े गए, जैसे मानकों के नाम पर तोड़े गए। तो बहुत सारे मानक, अगर अभी यूनिवर्सिटी का ही हम इसी यूनिवर्सिटी का या किसी स्कूल में घुस जाएं तो कहीं न कहीं मानक में किसी न किसी मानक में थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है। जो 1-2 दिन का मामला है, हो सकता है कई बार तत्कालिक मामला है, जो सही होना चाहिए, मानकों को पालन होना चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे रहता है। लेकिन अगर आप उसके आधार पर किसी का घर गिराने लग जाएँ तो हमको तो नहीं लगता है कि हमारे आपके किसी के भी घर बचेंगे। क्योंकि सभी के घर, जो पुराने घर बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मानक नहीं पूरे हो रहे होंगे, कहीं पे एसी लगना होगा तो 1 फीट ऊपर नीचे हो गया होगा। उसका सोल्यूशन है कि आप उसको सही करेंगे, उसको गिरा देंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घर गिराए गए, बहुत सारे विधायकों के घर गिराए गए, बहुत सारे नेताओं के घर गिराए गए, बहुत सारे लोग जो पार्टी के समर्थक ही हैं उनके ऊपर हमले किए गए। तो हमले बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इसके खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि समाजवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, नहीं डरेंगे, लड़ते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का नाम कम से कम तय करता है, प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 14 में भी वो जीते थे, 19 में भी प्रचंड बहुमत से वो जीते, 24 में सभी सीटों पर बात होती है, वाराणसी पर बात नहीं होती है। वाराणसी पर अखिलेश यादव जी की नज़र क्यों नहीं रहती है? नहीं, वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं हम। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं कि वाराणसी से ही ख़त्म कर देना है भाजपा को। ऐसा हो पाएगा आपको लगता है? हमें पूरी उम्मीद है, हम इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद पे ही काम किया जाता है। और हमारा लक्ष्य है कि हमको चुनाव जीतना है और हमें उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप, आखिरी सवाल आपसे है, एग्जैक्टली आपके मन में ईमानदारी से क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कितने सीट जीत सकती है? देखिए, जनता को जो इमोशन है, हाँ, जो नाराज़गी है, तो मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने ऐसी नाराज़गी किसी सरकार के प्रति नहीं देखी है। मतलब बहुत लंबा जीवन तो नहीं रहा है, लेकिन जो भी आप कुछ आंकड़ा अनुमान होगा ना, आप लोगों ने तय किया होगा, गिना होगा कि ये तो फिक्स्ड है, इसके आगे की लड़ाई है, 10 सीट, 20 सीट, 30 सीट, 40 सीट, 50 सीट,
कुछ तो एक अनुमान होगा। नहीं, नंबरों में पढ़ने या की जरूरत बचना- नहीं है। अच्छा। नंबर लेकिन नंबर से ही तो चीजें बदलेंगी। नंबर तो आएगा ना 4 जून को, तो हम यही कह रहे हैं अभूतपूर्व परिणाम आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अभूतपूर्व परिणाम आएंगे। साथियों, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय पाल जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश इस बार लोकसभा के चुनाव में अभूतपूर्व परिणाम देगी और यह अभूतपूर्व परिणाम इंडिया गठबंधन यानी सपा कांग्रेस अलायंस को देगी। इनका दावा है कि 4 जून के बाद भारत के प्रधानमंत्री का नाम बदल जाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा। इनका दावा यहाँ तक है कि वाराणसी में भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, जहाँ से नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से 2 बार से जीत रहे हैं, अजय राय कड़ी टक्कर देंगे। बहरहाल परिणाम क्या होगा 4 जून को पता चलेगा। विजय पाल जी भी कुल मिला के एक संख्या को बताने से बच रहे हैं कि इनके मन में आखिर कितनी संख्या है जिस पर इंडिया गठबंधन जीत सकती है। क्या 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। इनका कहना है कि इनके नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम 80 में से 79 सीट जीतेंगे। 1 सीट की लड़ाई है, 1 सीट के लिए सपा गठबंधन की है और उसी 1 सीट से तय होगा कि भारत का प्रधानमंत्री 4 जून के बाद कौन बनेगा। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी।